दोस्तों, मैंने क्या गलती आज मैं की आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे जो एक आपके सांप रोंगटे से खड़े कर शादी देगी। करनी पड़ रही ये है। कहानी है एक शहजादी की, मेरी जिंदगी क्यों जिसकी शादी बर्बाद एक कर दी सांप से तुमने? हो गई। जब शहजादी को इस बात का क्या पता चला चाहते हो तुम? कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि एक नाग है, तुम मुझे तो क्यों उसने सता ऐसा रहे हो? सवाल पूछा कि उसकी पूरी मैंने जिंदगी ही क्या बदल बिगाड़ा था गई। तुम्हारा? इस कहानी में प्यार है, धोखा है, जादू है और सबसे बढ़कर एक औरत की अटूट हिम्मत और वफादारी है। ये कहानी मेरी पुराने जिंदगी जमाने की क्यों है, बर्बाद कर जब दी जादू, तुमने? टोना और नागलोक की कहानियां क्या सच चाहते मानी हो जाती तुम? थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास कितना जरूरी है और कभी-कभी अनावश्यक जिद हमें अपनों से दूर कर देती है। तो चलिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल में दो सपेरे दोस्त अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकले थे। उनका काम था सांपों को पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना। यह उनकी आजीविका का जरिया था। सुबह से ही वे जंगल में घूम रहे थे, झाड़ियों को टटोल रहे थे, पत्थरों को उलट रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सांप नजर नहीं आया। दोपहर का समय हो गया था। सूरज की तेज धूप और लगातार चलने से वे दोनों थक गए थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वे एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की छाया में बैठकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी एक सपेरे की नजर पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़े बिल पर पड़ी। बिल का मुंह इतना बड़ा था कि उसे देखते ही समझ आ रहा था कि यह किसी बड़े जानवर या सांप का बिल है। उसने अपने साथी से कहा, देखो कितना बड़ा बिल है, जरूर इसमें कोई बड़ा सांप होगा, हमें इस बिल को खोदना चाहिए। दूसरा सपेरा थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सांप हुआ तो वो हमें काट सकता है। पहला सपेरा बोला, डरने की कोई बात नहीं, हम तो सपेरे हैं, सांपों से निपटना हमारा काम है, चल कोशिश तो करते हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपने औजार निकालकर बिल को खोदना शुरू कर दिया। वे सावधानी से मिट्टी हटा रहे थे। बिल गहरा था और उन्हें काफी देर तक खोदना पड़ा। पसीने से लथपथ होकर वे लगातार मेहनत कर रहे थे। अचानक बिल के अंदर से कुछ हरकत हुई। दोनों सपेरे सतर्क हो गए और फिर उनके हाथ में आया एक बहुत बड़ा काला नाग। उसका फन विशाल था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो जलते हुए अंगारे हों। उसकी काली चमकदार त्वचा सूरज की रोशनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था, यह शायद 100 साल पुराना नाग था जो माया जादू जानता था और अपना रूप बदल सकता था। दोनों सपेरे खुशी से उछल पड़े। इतना बड़ा और खूबसूरत नाग, इसे बेचकर उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जल्दी से उन्होंने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए नाग को पकड़ लिया और उसे अपनी पिटारी में बंद कर दिया। पिटारी को मजबूती से बांधकर वे वहां से चल पड़े। दोनों सपेरे खुशी खुशी अपनी पिटारी लेकर जंगल से बाहर की ओर चल रहे थे। रास्ते में एक सपेरा दूसरे से बोला, सुनो, हमें इस नाग का जहर निकाल देना चाहिए। अगर यह हमें काट ले तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना बड़ा नाग है, इसका जहर बहुत तेज होगा। दूसरा सपेरा बोला, तुम सही कह रहे हो, चलो यहीं रुककर जहर निकाल लेते हैं। वे रुक गए और सावधानी से पिटारी खोलने लगे। लेकिन जब उन्होंने पिटारी का ढक्कन हटाया तो दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पिटारी में नाग नहीं था, उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत चमकदार नौलखा हार था। हार इतना सुंदर था कि उसकी चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। बड़े बड़े हीरे, पन्ने, माणिक और मोती जड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के खजाने से निकला हो। दोनों सपेरे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ने हार को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। यह असली था, कोई नकली चीज नहीं। यह कैसे हो सकता है? एक सपेरा बोला, हमने तो नाग को पिटारी में बंद किया था, यह हार कहां से आ गया? दूसरा सपेरा, जो थोड़ा समझदार था, बोला, शायद यह कोई जादुई नाग था जो अपना रूप बदल सकता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यह हार तो नाग से कहीं ज्यादा कीमती है। पहला सपेरा उत्साह में बोला, तुम सही कह रहे हो, अगर हम इस हार को बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन रुको, मुझे एक और अच्छा विचार आया है। क्या विचार? हम इस हार को सीधे बादशाह को पेश करेंगे। बादशाह इसे देखकर बहुत खुश होंगे और हमें अच्छा इनाम देंगे। शायद सोने के सिक्के, जमीन
या कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। दोनों को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने पिटारी को फिर से बंद किया और बादशाह के महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे अपने भविष्य के सपने देखते रहे कि बादशाह उन्हें कितना बड़ा इनाम देंगे। दोनों सपेरे बादशाह के विशाल महल के दरवाजे पर पहुंचे। महल की भव्यता देखकर वे थोड़ा घबरा गए। ऊंची दीवारें, सुंदर नक्काशी और हर तरफ सिपाही तैनात थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहरेदारों से बादशाह से मिलने की इजाजत मांगी। पहरेदारों ने उन्हें शक की नजर से देखा। तुम लोग कौन हो और बादशाह सलामत से क्या काम है? हम सपेरे हैं, एक ने जवाब दिया। हमारे पास बादशाह सलामत के लिए एक बहुत कीमती तोहफा है, कृपया हमें दरबार में जाने दीजिए। पहरेदारों ने आपस में सलाह मशविरा किया और फिर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। सपेरों को दरबार में ले जाया गया। दरबार बहुत भव्य था, सोने चांदी से सजा हुआ। बीच में बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, सलाहकार और दरबारी खड़े थे। सपेरों ने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? एक सपेरा आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, हुजूर, हम सपेरे हैं। आज हमें जंगल में एक बहुत अनमोल चीज मिली है। ये इतनी कीमती है कि केवल आप जैसे महान बादशाह के लिए ही उपयुक्त है। हम इसे रानी साहिबा को पेश करना चाहते हैं। बादशाह की दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा, क्या है वो? हुजूर, हमारे पास एक नौलखा हार है। इतना सुंदर और कीमती हार आपने कभी नहीं देखा होगा। यह रानी साहिबा के गले की शान बढ़ा देगा। बादशाह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी रानी को गहनों का बहुत शौक था। अच्छा, तो दिखाओ वह हार। सपेरों ने सावधानी से पिटारी खोली। जैसे ही हार सबकी नजरों के सामने आया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना खूबसूरत हार, हीरे, पन्ने, माणिक की चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। बादशाह सिंहासन से उठकर आगे आए। उन्होंने हार को ध्यान से देखा। दरबारी और मंत्री भी आश्चर्य से उसे निहार रहे थे। यह तो वाकई बेजोड़ है, बादशाह बोले। लेकिन तुम्हें यह हार कहां से मिला? इतनी कीमती चीज तुम्हें कैसे मिली? दोनों सपेरे घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सच बता दिया कि यह हार असल में एक जादुई नाग था जो पिटारी में अपना रूप बदल गया, तो बादशाह उन पर विश्वास नहीं करेंगे या फिर हार वापस ले लेंगे। एक सपेरा झट से बोला, हुजूर, हमें यह हार रास्ते में पड़ा मिला था। शायद किसी का खो गया होगा। हमने सोचा कि इतनी कीमती चीज तो बादशाह सलामत के पास ही सुरक्षित रहेगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी ईमानदारी सराहनीय है। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और सपेरों को सोने के सिक्कों से भरी थैलियां दी। दोनों सपेरे खुशी से झूम उठे। उन्होंने बादशाह को धन्यवाद दिया और महल से चले गए। बादशाह ने हार वाली पिटारी को अपने पास रखवा लिया। शाम का समय हो गया था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया था। बादशाह अपने महल के निजी कक्ष में गए जहां रानी आराम कर रही थीं। रानी ने पूछा, आज दरबार में क्या खास हुआ? बादशाह मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूं। रानी की आंखें चमक उठीं। सच? कैसा तोहफा? बादशाह ने पिटारी रानी के सामने रख दी। इसे खोलकर देखो। रानी उत्सुकता से पिटारी को अपने कमरे में ले गईं। उन्होंने दरवाजा बंद किया और आराम से बैठकर पिटारी खोलने लगीं। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। शायद कोई सुंदर गहना होगा या कोई कीमती कपड़ा। लेकिन जब उन्होंने पिटारी खोली तो जो उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। पिटारी में कोई हार नहीं था। उसमें एक नन्हा सुंदर बच्चा सो रहा था। बच्चा इतना प्यारा था कि रानी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। गोल मटोल गाल, लंबी पलकें, गुलाबी होंठ, जैसे किसी देवदूत ने रूप ले लिया हो। बच्चा शांति से सो रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं। रानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। हां, यह सच था। पिटारी में एक बच्चा था। बादशाह, बादशाह! रानी ने जोर से पुकारा। बादशाह दौड़ते हुए आए। वे घबरा गए थे। क्या हुआ? रानी ने उत्साह से कहा। देखो, इस पिटारी में क्या है? बादशाह ने पिटारी में झांका और वे भी हैरान रह गए।
यह कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से हार देखा था। मुझे नहीं पता, रानी बोली, लेकिन देखो यह बच्चा कितना प्यारा है। बादशाह भी बच्चे को देखकर मुग्ध हो गए। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने रानी से कहा, शायद यह कोई चमत्कार है, खुदा ने हमें यह बच्चा दिया है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह की बात सुनकर वे भावुक हो गईं। वे दोनों बहुत सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। कितने वैद्यों के पास गए, कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। शायद तुम सही कह रहे हो, रानी बोली। यह जरूर खुदा का करिश्मा है। हम इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालेंगे। बादशाह ने रानी का हाथ थाम लिया। हां, हम इसे पूरे प्यार से पालेंगे। इस घटना की खबर धीरे धीरे महल में फैल गई। कुछ दासियां जो रानी के कमरे के बाहर खड़ी थीं, उन्होंने बादशाह और रानी की बातचीत सुन ली थी। उन्हें पता चल गया कि यह बच्चा किसी चमत्कारी तरीके से आया है, लेकिन बादशाह ने सोच समझकर एक फैसला किया। उन्होंने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया, हमारी रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने लगे, मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया, हर घर में दीपक जलाए गए। बादशाह ने बड़ा जश्न आयोजित किया, जिसमें दूर दूर से लोग आए। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे महल के सबसे अच्छे शिक्षकों से पढ़ाया गया। उसे युद्ध कला सिखाई गई, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी। उसे राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य और कला की भी शिक्षा दी गई। राजकुमार बहुत प्रतिभाशाली था। वह जो भी सीखता तुरंत सीख जाता। तीरंदाजी में वह इतना माहिर हो गया कि दूर से चलते हुए निशाने को भी भेद देता। घुड़सवारी में भी वह बेजोड़ था, और पढ़ाई लिखाई में तो वह इतना तेज था कि उसके शिक्षक भी हैरान थे। साल बीतते गए। वह छोटा बच्चा अब एक सुंदर और बुद्धिमान युवा राजकुमार बन गया था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, बादशाह के बेटे जैसा कोई राजकुमार नहीं है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि बुद्धिमान और वीर भी है। जब राजकुमार शादी के योग्य हुआ तो बादशाह ने रानी से बात की। हमारे बेटे की उम्र अब शादी के लायक हो गई है। बादशाह बोले, हमें उसके लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढनी चाहिए। रानी भी इस बात से सहमत थी। हां, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसी राज्य के पास एक और रियासत थी। उस रियासत के बादशाह का नाम बिलाल था। बादशाह बिलाल बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फूल शहजादी। फूल शहजादी केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसे तीरंदाजी सिखाई गई थी, शिकार करना आता था। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाएं जानती थी। साहित्य और कला में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन साथ ही वह बहुत जिद्दी स्वभाव की भी थी। बादशाह बिलाल भी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने वजीर को बुलाया। वजीर साहब, अब फूल की उम्र शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढें, लेकिन ध्यान रहे, राजकुमार केवल रूपवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और वीर भी होना चाहिए। फूल एक साधारण लड़की नहीं है, उसके लिए एक विशेष व्यक्ति चाहिए। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं कई रियासतों में जाकर उपयुक्त वर ढूंढूंगा। वजीर ने अपनी यात्रा शुरू की। वह कई राज्यों में गया। उसने कई राजकुमारों से मुलाकात की। कोई सुंदर था लेकिन बुद्धिहीन, कोई बुद्धिमान था लेकिन कायर, कोई वीर था लेकिन अशिष्ट। फूल शहजादी के योग्य कोई नहीं मिल रहा था। आखिरकार वजीर पड़ोसी रियासत में पहुंचा, जहां बादशाह वीर का राज्य था। वजीर ने वहां के राजकुमार के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब वजीर बादशाह वीर के दरबार में पहुंचा तो बादशाह को अंदाजा हो गया कि यह वजीर किसी रिश्ते की बात करने आया है। बादशाह ने वजीर का स्वागत किया और उसकी खूब सेवा की। आप हमारे राज्य में आए, यह हमारा सौभाग्य है। बादशाह बोले, कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वजीर ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं बादशाह बिलाल का वजीर हूं। मैं आपकी रियासत में एक खास काम से आया हूं। हमने सुना है कि आपका राजकुमार बहुत गुणवान है। हमारे बादशाह की एक बेटी है, फूल शहजादी।
हम आपके राजकुमार के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। बादशाह बहुत खुश हुए। यह तो बहुत अच्छी बात है। फूल शहजादी के बारे में हमने भी बहुत सुना है, वह बहुत गुणवान है। बादशाह ने तुरंत राजकुमार को बुलवाया। जब राजकुमार दरबार में आया तो वजीर उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजकुमार न केवल सुंदर था, बल्कि उसके चेहरे पर एक तेज था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वजीर ने राजकुमार से कुछ सवाल पूछे, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, कला के बारे में। राजकुमार ने सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। वजीर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे यकीन है कि राजकुमार फूल शहजादी के लिए सबसे उपयुक्त वर हैं। मैं बादशाह बिलाल से सिफारिश करूंगा। वजीर वापस अपने राज्य लौट गया और बादशाह बिलाल को सारी बात बताई। बादशाह बिलाल भी खुश हुए और रिश्ता पक्का हो गया। कुछ महीनों बाद जब शादी का शुभ मुहूर्त निकाला गया तो बादशाह वीर एक भव्य बारात लेकर बादशाह बिलाल के राज्य पहुंचे। शादी बड़े धूमधाम से हुई। फूल शहजादी और राजकुमार का विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद बादशाह वीर अपने बेटे और नई बहू को लेकर अपने राज्य लौट आए। राजकुमार और फूल शहजादी की शादी के बाद कई महीने बीत गए। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। राजकुमार अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और फूल शहजादी भी अपने पति को बहुत चाहती थी। राजकुमार अपने राजकाज में बहुत सक्रिय था। बादशाह वीर और रानी ने सोचा कि अब उन्हें राज्य की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप देनी चाहिए। एक दिन रानी ने बादशाह से कहा, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें राज्य की जिम्मेदारी राजकुमार को सौंप देनी चाहिए, वह इसके लायक है। बादशाह सहमत हुए। उन्होंने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि अब राजकुमार युवराज घोषित किए जाते हैं और वही राज्य का संचालन करेंगे। राजकुमार बहुत अच्छे से राज्य चलाने लगा। प्रजा उससे बहुत खुश थी। वह न्यायप्रिय था, दयालु था और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन एक दिन फूल शहजादी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। फूल शहजादी के महल में कई दासियां थीं जो उसकी सेवा करती थीं। एक दिन एक दासी जो महल में बहुत पुरानी थी और वह उस रात की घटना के बारे में जानती थी जब राजकुमार एक पिटारी में आया था, वह फूल शहजादी के पास आई। राजकुमारी साहिबा, दासी ने धीरे से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। फूल शहजादी ने पूछा, क्या बात है? दासी ने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोली, यह जो आपके राजकुमार हैं, यह बादशाह और रानी के असली बेटे नहीं हैं। फूल शहजादी हैरान हो गई। तुम क्या कह रही हो? ये कैसी बातें हैं? दासी बोली, मैं सच कह रही हूं राजकुमारी। मैं उस रात वहां मौजूद थी। राजकुमार एक पिटारी में आए थे। पहले वह एक हार थे, फिर अचानक बच्चा बन गए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद राजकुमार से पूछ लीजिए। उनसे पूछिए कि उनके असली मां बाप कौन हैं। यह बात सुनकर फूल शहजादी के मन में शक पैदा हो गया। वह पूरे दिन इसी सोच में रही। उसे राजकुमार से पूछने की इच्छा होने लगी। शाम को जब राजकुमार महल में लौटा, फूल शहजादी ने उससे पूछा, राजकुमार, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राजकुमार मुस्कुराया, हां, पूछो। फूल शहजादी ने गहरी सांस ली और पूछा, आपके असली मां बाप कौन हैं? आप किस राजवंश के हैं? यह सवाल सुनते ही राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। यह कैसा सवाल है? राजकुमार ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं बादशाह वीर का बेटा हूं। लेकिन फूल शहजादी नहीं मानी। नहीं, मुझे सच जानना है। किसी ने मुझे बताया है कि सच कुछ और है। कृपया मुझे सच बता दीजिए। राजकुमार परेशान हो गया। यह किसने तुमसे कहा? और तुम्हें ऐसी बातों पर यकीन क्यों हो रहा है? फूल शहजादी ने जिद पकड़ ली। मुझे सच जानना है। मैं आपको आपकी मां की कसम देती हूं, मुझे सच बताइए। जब फूल शहजादी ने राजकुमार को उसकी मां की कसम दे दी तो राजकुमार मुश्किल में फंस गया। मां की कसम को तोड़ना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। राजकुमारी, राजकुमार ने गंभीरता से कहा, यह बात मुझसे मत पूछो। अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो बहुत नुकसान होगा, तुम बहुत पछताओगी। लेकिन फूल शहजादी की जिद और बढ़ गई। नहीं, मुझे जानना है। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया तो मैं आज कुछ नहीं खाऊंगी। राजकुमार ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन फूल शहजादी नहीं मानी।
आखिरकार राजकुमार ने हार मान ली। ठीक है, उसने कहा, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो कल हम महल से बाहर जाएंगे, उस जंगल के पास जो तालाब के किनारे है। मैं वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें बहुत बार चेताया है, जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। फूल शहजादी ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूं। अगली सुबह राजकुमार और फूल शहजादी घोड़ों पर सवार होकर महल से निकल गए। उन्होंने सबको बताया कि वे सैर के लिए जा रहे हैं। कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। वे दोनों घने जंगल से होते हुए एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी साफ और शांत था। चारों ओर हरियाली थी। पक्षी चहचहा रहे थे। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर फूल शहजादी को भी उतारा। फिर वह नदी की ओर चल पड़ा। फूल शहजादी ने पूछा, आप मुझे यहां क्यों लाए? क्या इस नदी का आपसे कोई संबंध है? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, रानी, अभी भी समय है। मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लेकिन फूल शहजादी फिर भी नहीं मानी। नहीं, आपने वादा किया था कि आप मुझे सच बताएंगे। मैं सच जानना चाहती हूं। राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और नदी में उतर गया। पानी उसके पैरों को छू रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। रानी, उसने कहा, मत पूछो, यह सवाल मुझे तुमसे हमेशा के लिए अलग कर देगा। फूल शहजादी डटी रही। नहीं, मुझे सच जानना है। पानी अब राजकुमार के घुटनों तक आ गया था। वह फिर आगे बढ़ा। रानी, अंतिम बार कह रहा हूं, मत पूछो। लेकिन फूल शहजादी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजकुमार और आगे बढ़ा। अब पानी उसकी कमर तक आ गया था। रानी, कृपया समझो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। फूल शहजादी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार आगे बढ़ता रहा। पानी अब उसकी छाती तक आ गया था। रानी, यह आखिरी मौका है। फूल शहजादी चुप रही। आखिरकार जब पानी राजकुमार के मुंह तक आ गया तो उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो। और फिर अचानक राजकुमार का शरीर बदलने लगा। उसकी त्वचा काली और चमकदार होने लगी। उसके सिर पर एक विशाल फन निकल आया। उसका निचला हिस्सा एक विशाल सांप की तरह बन गया। राजकुमार अपने असली नाग रूप में आ गया था। फूल शहजादी यह दृश्य देखकर सदमे में आ गई। उसके मुंह से चीख भी नहीं निकली। वह वहीं खड़ी रह गई, हिल नहीं पा रही थी। नाग रूप में राजकुमार ने एक बार फूल शहजादी की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख और पीड़ा थी। फिर वह धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। नहीं! फूल शहजादी चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार पानी के नीचे गायब हो गया। फूल शहजादी नदी किनारे बैठ गई और रोने लगी। वह घंटों वहां बैठी राजकुमार का इंतजार करती रही। उसने राजकुमार को आवाजें दी, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आया। सूरज ढलने लगा। शाम होने लगी। फूल शहजादी को समझ आ गया कि राजकुमार अब वापस नहीं आएगा। रोते रोते टूटे दिल के साथ वह घोड़े पर सवार हुई और महल की ओर लौट पड़ी। जब फूल शहजादी महल पहुंची तो वह बुरी तरह से रो रही थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बादशाह, वीर और रानी ने उसे इस हालत में देखा तो घबरा गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? राजकुमार कहां है? फूल शहजादी रोते हुए बोली, वह नदी में डूब गए। क्या? बादशाह चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? फूल शहजादी ने हकलाते हुए बताया, हम नदी के किनारे गए थे। वह नदी में चले गए और फिर पानी में गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिले। बादशाह को जैसे बिजली का झटका लगा। रानी बेहोश हो गई। पूरे महल में कोहराम मच गया। बादशाह ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, दौड़ो, नदी के पास जाओ, मेरे बेटे को ढूंढो, पूरी नदी को छान मारो। सैनिकों की टुकड़ियां नदी की ओर दौड़ पड़ी। बादशाह, रानी और फूल शहजादी भी उनके साथ गए। नदी किनारे पहुंचकर सैनिकों ने खोज शुरू कर दी। उन्होंने नदी में जाल डाले। गोताखोर पानी में उतरे। हर कोने को खंगाला गया, लेकिन राजकुमार का कोई निशान नहीं मिला। पूरी एक रात खोज चलती रही। अगले दिन भी खोज जारी रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 3 दिन बीत गए। राजकुमार का कोई पता नहीं चला। बादशाह टूट गए। वह बूढ़े हो रहे थे और अब अपने इकलौते बेटे के गम ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। वह दिन रात रोते रहते, खाना पीना छोड़ दिया। रानी की हालत और भी बुरी थी।
वह इतनी रोईं कि उनकी आंखों की रोशनी जाने लगी। वह बेटे की याद में दिन रात तड़पती रहती। फूल शहजादी की हालत सबसे बुरी थी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह खुद को कोस रही थी। यह सब मेरी गलती है, वह रोते हुए कहती। अगर मैंने जिद नहीं की होती, अगर मैंने उनसे सवाल नहीं पूछा होता, तो वह आज मेरे साथ होते। मैंने उन्हें खो दिया। यह सब मेरी वजह से हुआ। वह दिन रात रोती रहती, खाना पीना भूल गई। उसकी दासियां उसे संभालने की कोशिश करती, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। लेकिन फूल शहजादी केवल रोने वाली नहीं थी, वह एक बुद्धिमान और दृढ़ निश्चयी महिला थी। कुछ दिनों के गम के बाद उसने खुद को संभाला और सोचने लगी, मुझे अपने पति को वापस लाना होगा। उसने मन में ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। लेकिन सवाल यह था कि कैसे। फूल शहजादी ने बहुत सोच विचार किया। उसे याद आया कि राजकुमार ने नदी में जाकर अपना असली रूप दिखाया था। वह एक नाग था। इसका मतलब यह था कि वह किसी नागलोक से संबंध रखता था। अगर मुझे राजकुमार के बारे में पता लगाना है, तो मुझे नागों के बारे में जानकारी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन कैसे? फिर उसे एक विचार आया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी महारानी फूल शहजादी को कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनाएगा, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। कहानी कुछ भी हो सकती है, पुराने जमाने की कहानियां, रहस्यमय घटनाएं या अपने जीवन के अनुभव। यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य से लोग महल में आने लगे। कहानीकार, कवि, वृद्ध लोग जिन्होंने बहुत कुछ देखा था, सब आने लगे। हर दिन फूल शहजादी अपने कक्ष में बैठती और लोगों की कहानियां सुनती। कोई परियों की कहानी सुनाता तो कोई राजा रानी की, कोई युद्ध की कहानी सुनाता तो कोई प्रेम की। फूल शहजादी सभी कहानियां ध्यान से सुनती। वह हर कहानी में कोई ऐसा सुराग ढूंढती जो उसे राजकुमार तक पहुंचा सके। लेकिन महीने बीत गए, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो उसकी मदद कर सके। फिर भी फूल शहजादी ने हार नहीं मानी। वह रोज लोगों की कहानियां सुनती रही। कई महीने बीत गए। एक दिन जंगल से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। वह एक गांव से दूसरे गांव में अपना सामान बेचने जाता था। जंगल घना था और रात होने लगी थी। बूढ़ा आदमी सोचने लगा, अब रात में आगे बढ़ना खतरनाक होगा। जंगल में खतरनाक जानवर हो सकते हैं, मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसने एक बड़े पीपल के पेड़ को देखा और सोचा कि पेड़ पर चढ़कर रात बिताना सुरक्षित रहेगा। वह पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी डाल पर बैठ गया। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था। बूढ़ा आदमी डर के मारे सो नहीं पा रहा था। वह सतर्क रहना चाहता था। जब रात के 12 बजे तो अचानक कुछ अजीब होने लगा। पहले एक आदमी आया जो झाड़ू लगा रहा था। उसने पूरे जंगल के उस हिस्से में झाड़ू लगाई और चला गया। फिर दूसरा आदमी आया जो पानी छिड़क रहा था। उसने हर जगह पानी का छिड़काव किया और चला गया। फिर कुछ लोग आए जो कुर्सियां और मेजें लगाने लगे। एक विशाल सिंहासन भी लाया गया। बूढ़ा आदमी पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। वह बहुत डर गया। यह क्या हो रहा है? उसने सोचा, क्या यह कोई जिन्नात का दरबार है? फिर धीरे धीरे वहां अजीब प्राणी आने लगे। उनका आधा शरीर इंसान का था और आधा सांप का। वे बहुत बड़े और भयानक दिख रहे थे। बूढ़ा आदमी इतना डर गया कि वह पेड़ की डाल को कसकर पकड़कर छिप गया। वह सांस भी रोककर बैठ गया ताकि कोई आवाज ना हो। जब सभी नाग आ गए तो एक विशाल नागराज आया और सिंहासन पर बैठ गया। उसके साथ एक युवा राजकुमार भी था जो दूसरे सिंहासन पर बैठ गया। दरबार शुरू हुआ। वे आपस में बातें करने लगे। बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन रहा था। वे राजकुमार की शादी के बारे में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि एक सुंदर नाग कन्या से राजकुमार की शादी करा देनी चाहिए। कोई किसी और नाम का सुझाव दे रहा था। लेकिन बूढ़े आदमी ने देखा कि राजकुमार बहुत उदास लग रहा था। वह चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था। 3-4 घंटे तक दरबार चलता रहा। फिर सब नाग वहां से चले गए, लेकिन राजकुमार नहीं गया। वह पीपल के पेड़ की ओर आया जिस पेड़ पर बूढ़ा आदमी बैठा था। बूढ़ा आदमी और भी ज्यादा डर गया। शायद उसे पता चल गया है कि मैं यहां हूं, उसने सोचा। अब तो वह मुझे मार डालेगा। लेकिन राजकुमार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हाय,
मेरी फूल शहजादी, राजकुमार कहने लगा। काश तुमने जिद नहीं की होती, काश तुमने मुझसे मेरी सच्चाई नहीं पूछी होती। अब मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो गया हूं। मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। वह कुछ देर रोता रहा, फिर उठा और वहां से चला गया। सुबह होते ही बूढ़ा आदमी पेड़ से नीचे उतरा। वह जल्दी से अपने गांव की ओर भागा। रास्ते में उसे कुछ लोगों से पता चला कि फूल शहजादी कहानियां सुन रही हैं और अच्छा इनाम दे रही हैं। बूढ़े आदमी को एक विचार आया, अगर मैं यह घटना फूल शहजादी को सुनाऊं तो शायद मुझे अच्छा इनाम मिलेगा। वह सीधे महल की ओर चल पड़ा। बूढ़ा आदमी महल पहुंचा। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग कतार में खड़े थे जो फूल शहजादी को कहानियां सुनाने आए थे। बूढ़े ने भी कतार में अपनी जगह बनाई। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार उसकी बारी आई। फूल शहजादी अपने सिंहासन पर बैठी थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन वह ध्यान से हर कहानी सुन रही थी। आओ, उसने बूढ़े को बुलाया। तुम्हारे पास क्या कहानी है? बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। महारानी, आज मैंने जो देखा है वह किसी कहानी से कम नहीं। यह एक सच्ची घटना है। फूल शहजादी की दिलचस्पी बढ़ गई। सुनाओ। बूढ़े ने पूरी घटना सुना दी। कैसे वह जंगल में फंस गया, कैसे पेड़ पर चढ़ गया, कैसे आधी रात को एक नागों का दरबार लगा और कैसे एक युवा राजकुमार रो रहा था और फूल शहजादी का नाम ले रहा था। जैसे ही बूढ़े ने फूल शहजादी का नाम लिया, महारानी तुरंत सतर्क हो गईं। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने क्या कहा? फूल शहजादी ने पूछा। वह राजकुमार क्या कह रहा था? बूढ़े ने दोहराया। वह कह रहा था, हाय मेरी फूल शहजादी, काश तुमने जिद नहीं की होती। फूल शहजादी के मन में आशा की एक किरण जगी। यह मेरे राजकुमार की बात हो सकती है, उसने सोचा। उसने उत्साह से कहा, बाबा, अगर तुम मुझे उस जगह पर ले चलो जहां तुमने यह सब देखा, तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां आराम से गुजर सकेंगी। बूढ़ा आदमी डर गया। नहीं महारानी, मैं वापस उस जगह नहीं जा सकता, बहुत खतरनाक है। नहीं बाबा, फूल शहजादी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उसने बूढ़े को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। बूढ़ा आदमी 1000 सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दी। इतने सारे सिक्के देखकर खुश हो गया। ठीक है महारानी, वह बोला, मैं आपको वहां ले चलूंगा। उसी शाम फूल शहजादी और बूढ़ा आदमी उस जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। यही वह जगह है, बूढ़े ने कहा। मैं इसी पेड़ पर बैठा था, तो चलो हम भी पेड़ पर चढ़ते हैं, फूल शहजादी बोली। दोनों पेड़ पर चढ़ गए और इंतजार करने लगे। घंटे बीतते गए। आधी रात हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई दरबार लगा, न कोई नाग आया। पूरी रात बीत गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह होने पर फूल शहजादी गुस्से में आ गई। बाबा, तुमने झूठ बोला, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तुम्हें सजा दे सकती हूं। बूढ़ा आदमी घबरा गया। नहीं महारानी, मैंने सच कहा था, मैंने सच में यह सब देखा था, पता नहीं आज क्यों नहीं आए। फूल शहजादी निराश होकर महल लौट आई। बूढ़ा आदमी बहुत परेशान था। उसने महारानी से झूठ नहीं बोला था, उसने सच में वह सब देखा था, लेकिन आज वह दरबार क्यों नहीं लगा, वह सोचने लगा। उस दिन और आज में क्या फर्क था? फिर उसे याद आया, उस दिन पूर्णिमा थी, चांद पूरा था और बहुत रोशनी थी। उसने कुछ ज्योतिषियों से पूछा, उन्होंने बताया उस दिन चांद की 14वीं रात थी। ऐसी रातों में खास चीजें होती हैं। बूढ़े को समझ आ गया। अगली चांद की 14वीं को फिर से वह दरबार लगेगा। उसने महल में संदेश भिजवाया। फूल शहजादी को बताया गया कि बूढ़ा आदमी उससे मिलना चाहता है। जब बूढ़ा फिर से महारानी के सामने आया तो उसने कहा, महारानी, मुझे पता चल गया है कि वह दरबार केवल चांद की 14वीं रात को लगता है। अगली 14वीं को हम फिर से वहां जाएंगे। फूल शहजादी को फिर से आशा जगी। ठीक है बाबा, मैं इंतजार करूंगी। दिन गिनने लगे। फूल शहजादी बेसब्री से अगली पूर्णिमा का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वह दिन आ गया। फूल शहजादी और बूढ़ा आदमी फिर से उस जंगल में गए। इस बार फूल शहजादी ने अच्छी तैयारी की थी। उसने मजबूत कपड़े पहने थे और अपने साथ कुछ जरूरी चीजें लेकर आई थी। वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे।
इस बार वे पेड़ की जड़ों के पास एक खोखले स्थान में छिप गए जहां से सब कुछ देखा जा सकता था। आधी रात के करीब सबसे पहले वही झाड़ू लगाने वाला आया। उसने पूरी जगह साफ की। फिर पानी छिड़कने वाला आया। फिर कुर्सियां और सिंहासन लगाए गए और फिर नाग आने लगे। बूढ़े ने इशारे से फूल शहजादी से कहा, देखो महारानी, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने बताया था। फूल शहजादी ध्यान से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सभी नाग आकर बैठ गए। फिर नागराज आया और उसके साथ राजकुमार। फूल शहजादी ने अपने पति को देख लिया। हालांकि उसका आधा शरीर सांप का था, लेकिन वह उसे पहचान गई। दरबार शुरू हुआ। नाग आपस में बातें कर रहे थे। राजकुमार की शादी के बारे में चर्चा हो रही थी। कुछ घंटों बाद दरबार समाप्त हुआ। सब नाग चले गए। राजकुमार पीपल के पेड़ के पास आया। वह वहीं बैठ गया और रोने लगा। हाय फूल शहजादी, वह कह रहा था, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। काश तुमने जिद नहीं की होती। फूल शहजादी से अब और रहा नहीं गया। वह खोखले से बाहर निकल आई और राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। जब राजकुमार ने अचानक फूल शहजादी को अपने सामने देखा तो वह बहुत चौंक गया। तुम, वह बोला, तुम यहां कैसे? फूल शहजादी रोते हुए बोली, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की। माफ करो, यह सब मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। राजकुमार ने उदास होकर कहा, अब माफी से क्या होगा? बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? फूल शहजादी ने पूछा। राजकुमार ने समझाया, यह दरबार मेरी शादी के बारे में है। मेरे पिता ने एक नागकन्या से मेरी शादी तय कर दी है। जब तीसरी 14वीं आएगी तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूं? फूल शहजादी के चेहरे पर निराशा आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, कोई ना कोई रास्ता होगा। बताओ, मैं क्या कर सकती हूं? राजकुमार ने कुछ देर सोचा। फिर उसने कहा, एक तरीका है, लेकिन बहुत खतरनाक है। मुझे कोई परवाह नहीं। बताओ क्या करना है? राजकुमार ने समझाया, अगली 14वीं को तुम्हें फिर से यहां आना होगा। जब दरबार लगे तो तुम चुपके से नागराज के सिंहासन के नीचे छिप जाना। जब मेरी शादी की बात हो तो तुम सिंहासन के नीचे से निकलकर नागराज के सामने खड़ी हो जाना। उनसे मुझे मांग लेना। अगर नागराज ने तुम्हारी बात मान ली तो शायद मैं तुम्हारे साथ वापस आ सकूं। लेकिन अगर उन्होंने नहीं माना? फूल शहजादी ने पूछा। राजकुमार ने गंभीरता से कहा, तो फिर हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फूल शहजादी ने दृढ़ता से कहा, मैं यह कोशिश जरूर करूंगी। मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। राजकुमार ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपनी पत्नी का प्यार और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन बहुत सावधान रहना। नाग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उन्हें तुम्हारे होने का पहले पता चल गया तो मैं सावधान रहूंगी। फूल शहजादी ने वादा किया। राजकुमार ने एक आखिरी बार फूल शहजादी को देखा, फिर वह वहां से चला गया। फूल शहजादी और बूढ़ा आदमी महल लौट आए। अगले महीने का इंतजार शुरू हुआ। फूल शहजादी हर दिन गिन रही थी। वह अपने आप को तैयार कर रही थी। आखिरकार तीसरी चांद की 14वीं रात आ गई। यह निर्णायक रात थी। फूल शहजादी ने अच्छे से तैयारी की। उसने मजबूत कपड़े पहने। उसने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि आज वह अपने पति को वापस लेकर ही जाएगी। वह और बूढ़ा आदमी फिर से उस जंगल में पहुंचे। इस बार फूल शहजादी पहले से ही योजना बना चुकी थी। जैसे ही दरबार की तैयारी शुरू हुई, फूल शहजादी चुपके से वहां पहुंची। जब नागराज का सिंहासन लगाया गया तो वह तुरंत उसके नीचे छिप गई। एक एक करके सभी नाग आने लगे। फिर नागराज आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजकुमार भी अपनी जगह पर आ गया। दरबार शुरू हुआ। कई विषयों पर चर्चा हुई। फिर आखिरकार राजकुमार की शादी का विषय आया। एक नाग बोला, महाराज, राजकुमार की शादी के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल शुभ मुहूर्त है। नागराज ने कहा, बहुत अच्छा। राजकुमार, तुम तैयार हो? राजकुमार ने कुछ नहीं कहा। वह चुप था। तभी फूल शहजादी सिंहासन के नीचे से बाहर निकल आई। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। सभी नाग चौंक गए। एक इंसान यहां! नागराज भी चौंक गए। उन्होंने गरजते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहां कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहां आना कितना खतरनाक है? फूल शहजादी ने डरे बिना हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, मैं आपकी बहू हूं। ये राजकुमार मेरे पति हैं। सभी नाग एक दूसरे को देखने लगे। नागराज ने राजकुमार की ओर देखा। ये क्या कह रही है? नागराज ने पूछा। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, यह सच है। और फिर राजकुमार ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे वह सपेरों के हाथ लगा, कैसे वह बादशाह का बेटा बना, कैसे उसकी शादी हुई और कैसे उसकी सच्चाई सामने आई। नागराज ने पूरी कहानी सुनी। फिर उन्होंने फूल शहजादी से पूछा, क्या यह सब सच है? हां महाराज, फूल शहजादी ने जवाब दिया। मैंने अपने पति से उनकी सच्चाई पूछने की जिद की थी। यह मेरी गलती थी, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं। कृपया उन्हें मुझे वापस दे दीजिए। नागराज कुछ देर चुप रहे। वे सोच में थे। पूरा दरबार शांत था। फिर नागराज ने राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, नागराज ने कहा। पहले तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जमीन पर एक इंसान से शादी की, फिर तुमने उसे छोड़कर वापस आ गए, और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। राजकुमार ने सिर झुका लिया। नागराज ने जारी रखा, तुमने न केवल इस औरत के साथ अन्याय किया, बल्कि उस बादशाह के साथ भी धोखा किया जिसने तुम्हें अपना बेटा मानकर पाला। उसने तुम्हें प्यार दिया, तुम्हें शिक्षा दी, और तुमने उसे यह दुख दिया कि उसका बेटा मर गया। नागराज खड़े हो गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं। नागराज ने गंभीरता से कहा, जब तक यह औरत जिंदा रहेगी, तुम जमीन पर इंसान के रूप में रहोगे। तुम इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे और इसके साथ रहोगे। तुम इसे छोड़ नहीं सकते। फूल शहजादी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। नागराज ने जारी रखा, और जिस बादशाह ने तुम्हें पाला, तुम्हें उसकी सेवा भी करनी होगी। तुम उसके राज्य को संभालोगे, उसकी प्रजा का ख्याल रखोगे, जब तक वह जिंदा है और उसके राज्य का सारा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम नागलोक वापस नहीं आ सकते। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा पिताजी। नागराज ने एक जादुई मंत्र बोला, और अचानक राजकुमार का पूरा शरीर इंसान का हो गया। अब वह पूरी तरह से इंसान था। कोई नाग जैसा हिस्सा नहीं था। फूल शहजादी खुशी से रो पड़ी। उसने आगे बढ़कर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने नागराज के सामने झुककर प्रणाम किया। जाओ, नागराज ने कहा, और याद रखो, एक बार दिया गया वचन कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हम याद रखेंगे महाराज, राजकुमार और फूल शहजादी ने एक साथ कहा। वे दोनों वहां से निकल पड़े। जब राजकुमार और फूल शहजादी जंगल से बाहर आए तो सुबह होने वाली थी। आसमान में लाली छा रही थी। बूढ़ा आदमी वहीं इंतजार कर रहा था। जब उसने राजकुमार को देखा पूरी तरह से इंसान के रूप में, तो वह बहुत हैरान हुआ। महाराज, वह बोला, आप वापस आ गए। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, हां बाबा, तुम्हारी मदद के बिना यह संभव नहीं था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फूल शहजादी ने बूढ़े को सोने के सिक्कों से भरी कई थैलियां दी। यह तुम्हारी ईमानदारी और साहस का इनाम है बाबा। बूढ़ा आदमी आशीर्वाद देते हुए बोला, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। राजकुमार और फूल शहजादी घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। जब वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजकुमार, वे चिल्लाए। राजकुमार वापस आ गए। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह वीर अपने कमरे में थे। वे बीमार पड़ गए थे अपने बेटे के गम में। जब उन्हें खबर मिली कि राजकुमार वापस आ गया है तो वे उठकर दौड़े। जब बादशाह ने अपने बेटे को देखा, जिंदा स्वस्थ सामने खड़ा, तो वे रो पड़े। बेटा, बादशाह ने राजकुमार को गले लगाया, तुम जिंदा हो। मैं समझा था कि तुम। माफ करें पिताजी, राजकुमार ने कहा, मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था। रानी भी दौड़ती हुई आई। उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनके आंसू नहीं रुक पा रहे थे। मेरा बेटा, रानी ने राजकुमार को गले लगाते हुए कहा, तू कहां था? हम कितना परेशान हुए। मैं वापस आ गया हूं मां, राजकुमार ने कहा, और अब मैं कभी नहीं जाऊंगा। रानी ने फूल शहजादी की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि यह सब फूल शहजादी की वजह से ही संभव हुआ।
धन्यवाद बेटी। रानी ने फूल शहजादी को आशीर्वाद दिया। तुमने मेरे बेटे को वापस लाया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया, हर घर में खुशी थी। बादशाह ने घोषणा की, आज से राजकुमार हमारे राज्य का राजा है। वह अब राज्य का संचालन करेगा। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। वह एक बहुत अच्छा राजा बना। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी। वह न्यायप्रिय था, दयालु था और सबकी भलाई के लिए काम करता था। फूल शहजादी और राजकुमार बहुत खुश थे। उन्होंने अपने जीवन के कठिन समय से सीखा था कि प्यार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। फूल शहजादी ने राजकुमार से उसकी सच्चाई जानने की जिद की, जिसके कारण उन्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ा। कभी कभी कुछ चीजें न जानना ही बेहतर होता है। जब हमारे पास प्यार और विश्वास है तो हर छोटी छोटी बात जानने की जरूरत नहीं होती। फूल शहजादी ने अपने प्यार की शक्ति से अपने पति को वापस पा लिया। उसने हार नहीं मानी और हर संभव प्रयास किया। सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। फूल शहजादी ने केवल भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और साहस के साथ उसे लागू किया। राजकुमार ने फूल शहजादी को माफ कर दिया और उन्हें एक नई शुरुआत मिली। जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। राजकुमार ने अपनी जिम्मेदारियां समझी। जिस बादशाह ने उसे पाला उसके प्रति भी उसका कर्तव्य था। यह सिखाता है कि हमें उन लोगों के प्रति आभारी और जिम्मेदार होना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। रिश्तों में विश्वास सबसे जरूरी है। अगर फूल शहजादी ने शुरू से ही राजकुमार पर विश्वास किया होता तो शायद उन्हें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और इस तरह राजकुमार और फूल शहजादी की कहानी खुशी से समाप्त होती है। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उन्होंने अपनी प्रजा की बहुत सेवा की। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक कहानी जो प्यार, विश्वास, साहस और दूसरे मौके की शक्ति को दर्शाती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया होगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि कहानी का कौन सा मोड़ आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफर का हिस्सा बन जाइए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कहानी, एक नए जादू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।